द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से एक दफ़ा फिर शरीक गुफ्तगू हैं जनाब अरशद महमूद साहब। अरशद साहब 4 किताबों के मुसन्निफ हैं और एक किताब का इन्होंने तर्जुमा किया है और वो किताब लिखी थी प्रोफेसर जमाल नकवी साहब ने, जो एक मारूफ कम्युनिस्ट लीडर थे, और उसका टाइटल था लीविंग द लेफ्ट बिहाइंड। अरशद साहब, पिछले दिनों आपने फेसबुक पे कुछ ऐसी पोस्ट्स लगाई जिनसे बहुत मायूसी का तासुर उभरता है, और आपने ये कहा कि मैंने पाकिस्तान के हालात बेहतर बनाने का ठेका नहीं लिया हुआ। तो आप जैसे जो सोशली कॉन्शियस लोग हैं, थिंकिंग लोग हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, वही अगर मायूस हो जाएंगे तो फिर मुल्क का क्या बनेगा? जी शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आप इस टॉपिक को लेकर आए हैं। देखें, मेरा एक फ़लसफ़ा मायूसी भी है। वो ये है कि लोगों में जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं तो लोगों को जगाने के लिए, उन्हें शेक अप करने के लिए जो है वो थोड़ी सी मायूसी फैलानी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए हम डूब रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, ताकि वो लोग, हो सकता है कि वो होश में आए और उठ खड़े हों। और तो इसलिए ये जो चीज़ है, मैं समझता हूँ कि जब बहुत बुरे हालात हों और कोई भी उम्मीद की किरण मौजूद ना हो ग्राउंड रियलिटीज़ में, तो वहाँ पे खुश उम्मीदी दिलानी जो है, लोगों को सबज बाग दिखाने, लोगों को हवाई किले बना के पेश करने से उसका मतलब होता है कि लोगों को धोखा दिया जाए। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, ये हर कोई बार बार ये बात कहता है कि वो 75 साल से नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, या पाकिस्तान जो है वो अनस्टेबल हमेशा से रहा है। तो अभी इस वक्त जो हालात हैं वो सियासी लिहाज से, मुआशी लिहाज से पाकिस्तान के एक बदतरीन हालात से हम गुजर रहे हैं। तो इसलिए अब भी देखें कि जो खुश उम्मीदी होती है वो आम तौर पे एक कलेशे बना हुआ है कि एक यार उम्मीद जरूर रखनी चाहिए। अच्छा, उसका मतलब होता है कि आप उम्मीद जो होती है हमेशा थोड़ी बहुत इंसान में एनर्जी पैदा करती है बेहतर हालात करने के लिए, बेहतरी के लिए। लेकिन हो ये पाकिस्तान में हो ये रहा है कि खुश उम्मीदी को भी एक टूल के तौर पे, एक अफ्यून के तौर पे पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। हमारी जो रूलिंग क्लास है, जो रूलिंग एलीट है, जो पाकिस्तान को रूल करती है, वो हम एक बड़ी बड़ी हमने बातें हमने बनाई हुई हैं। मसलन आज से 15 साल पहले ग्वादर का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो कहा जी ये गेम चेंजर है। लो जी, हमारे अखबारें, मीडिया, उन्होंने एक शोट डाल दिया लोगों को, बस पाकिस्तान की किस्मत ने, इस ग्वादर ने ना बदला देना है जो कुछ होने जा रहा है। अब जब अब 10-15 साल हो गए तो देखा वो तो जीरो का जीरो है, वो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, सी पैक शुरू हुआ, हमें कहा ये पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है, ये गेम चेंजर है। हम गेम चेंजर तो हम बिल्कुल ही एक मामूली बात है हमारे लिए किसी भी चीज को कहना। अब पाकिस्तान बहुत जल्द खुशहाल होने वाला है, बहुत जल्द तरक्की। देखें, सारी दुनिया के लोग पाकिस्तान आके काम करेंगे। अब ये सारी बातें जो हैं, ये बेवकूफ बनाने वाली, एक कोई भी अक्लमंद आदमी, बाशऊर शख्स जो है इस मुल्क का, वो कहेगा यार हमें क्यों बेवकूफ बना रहे हो। ग्राउंड रियलिटीज तो बिल्कुल इसके उलट है, और हम तो एक खाई में गिर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, नीचे से नीचे चले जा रहे हैं, सियासी लिहाज से, रियासती लिहाज से, तालीमी लिहाज से, खुशहाली के लिहाज से। तो भाई हमें आप किस चीज के हाथ दिखा रहे हैं? वो वक्त कब आएगा, वो मुजज़ा कब होगा जब पाकिस्तान जो है वो भी दुनिया के साथ चल पड़ेगा। तो इसलिए शकील साहब, मैंने अभी जो आपको मायूसी मेरी तहरीरों में नजर आई है, वो इसलिए आई है कि यार ये शायद ये आखिरी मौका हो कि इस कौम को मायूस करके उठाया जा सके।
उन्हें उनकी आंखें खोली जा सकें कि पाकिस्तान जो है वो जो कुछ हमने किया है आज तक 76 साल से, जिन पॉलिसियों पे हमने चलाया है इसे, कुबल वतनी के नाम पे, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे हमने जो कुछ भी किया है, असल में वो हम पाकिस्तान की जड़ें काट रहे थे। हम जो थे पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे थे, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर नहीं जा रहे थे। जो कुछ भी जिस किसी पावरफुल ताकतवर अथॉरिटी ने पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया है, ठीक है, तो अब जो है अब सारी दुनिया हमें थू थू कर रही है, बकारी हम भीख मांगने वाली एक रियासत बन गए हैं। देखिए माशी हालात क्या हैं पाकिस्तान के, ठीक है। कर्जों में हम, ये हमेशा से था, कर्जे तो हम हमेशा से कर्जे लेने के लिए, हम कर्जे वापस करने के लिए हम कर्जे लिया करते थे, ठीक है। लेकिन बीच में कोई ना कोई तुक्का इंटरनेशनल ऐसा हमारे साथ लगता था कि हमें डॉलर, दिरहम, दिनार हमें मिल जाया करते थे, तो 4 दिन हमारे यहाँ खुशहाली के आ जाते थे। लेकिन उस खुशहाली या थोड़ी सी जो आती थी, जो पाकिस्तान के पास पैसा होता था, उसका ताल्लुक पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ नहीं था। वो तो फौरन बाहर से ज़कात, हरात और जो हम प्रोजेक्ट जो उनके कहने पे किया करते थे, उसके बदले में हमें 4 पैसे मिल जाते थे। अब ये हुआ है कि अब हमारे पास कोई इंटरनेशनल ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो मुख्तबरी में हमें को माल मिल जाए। तो अब हमारी रियल सिचुएशन जो है, सियासी और मुआशी बदतरीन हालत पूरी कौम के सामने है। तो ये है, इस वजह से मैं मायूस हूं कि हम कहीं भी किसी, देखिए ये एक बहुत बड़ी उम्मीद थी इस वक्त के, जब इंसान के इतने बुरे हालात हो जाएं तो इंसान जो है ना सोचता है यार सर को हिलाता है कि यार मैं जो कुछ कर रहा हूं वो गलत था, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, बुरा नतीजा निकला है, अब मैं बदल जाऊं, अब मैं कुछ इससे अलावा, कुछ इससे जुदा कुछ करूं, और कुछ जो अहले दानिश हैं उनकी मैं बात को मान लूं। तो देखें, लोग जो मशवरा देते हैं उनको मैं कंसीडर कर लूं ताकि मेरे हालात बदल जाएं। लेकिन पाकिस्तान में हुआ ये है कि इतने बदतरीन हालात जो हैं, सारे के दुनिया कह रही है, हमसाए कह रहे हैं, पाकिस्तान का हर सोचने समझने वाला शख्स कह रहा है, वो एक सॉलिड हकीकतें, फिगर्स एंड फैक्ट्स हमारे सामने हैं। लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि रियासती सतह पे, सियासी सतह पे, मुआशी सतह पे हमारे पास कोई बदलने का, कोई तब्दील होने का कोई जो है वो मुतबादल निज़ाम हो, और ना ही हम उसके लिए तैयार हैं। अब देखिए, मैं अब आपको 3-4 मैं बड़े बड़े मेजर पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक है, सबसे पहले हम सियासी अदम इस्तेहकाम ले लें। देखिए, ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो पाकिस्तान में है इस वक्त, ये इसको भी तकरीबन 10 साल से ये चला आ रहा है, ठीक है। अब ये है कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त वो भी सेम वही चीज है जो हमेशा से होता आया है कि भाई पार्टियां बनानी है, पार्टियां तोड़नी है, ग्रोह इलेक्शन में लड़ने के लिए ग्रोह बनाने हैं, और ग्रुपिंग करनी है, किसी को किसी के साथ जोड़ना है, और जो भी फैसले करने हैं वो आईनी और कानूनी शक्ल में और जमहूरी तरीके से नहीं करने, जमहूरी कुव्वतों को नहीं देने, और ना ही एक लीगल जो जायज तरीका है दुनिया का उस तरह भी नहीं करने देना। हर चीज जो है उसको कंट्रोल कर लिया गया है, ठीक है, हर सतह पे, और अफसर फैसला कर रहे हैं पाकिस्तान का, इस सारे सिनारियों का, आने वाले का। अब देखें कि इसका मतलब यह है कि यही कुछ तो हमेशा 76 ईयर से यही कुछ तो हुआ है। इसी ने ही पाकिस्तान का सियासी लिहाज से पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर गया है, और जिसकी वजह से तसलसल चूंकि नहीं रहा, जब पार्लियामेंट मजबूत नहीं हुई। देखें, आज पार्लियामेंट कमजोर तरीन कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल फ्रेगमेंटेड है, टूटी फूटी, उसका कोई कुछ नहीं रहा, सबको बर्बाद करके रख दिया गया है।
आज भी जो ये अपना नए हमारी ये जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, आप देखें कि इसकी शक्ल सूरत देखें, इसके लोग देखें, ये आए कहां से हैं? क्या ये प्रॉपर चैनल आए हैं? नहीं, ये नॉमिनेटेड हैं और उन्हीं कुत्तों की तरफ से आए हैं जो हमेशा से पाकिस्तान को कंट्रोल किए हुए हैं। अब सारा मीडिया जो है, बस सारे मैं और आप तो हम कुछ भी नहीं है। जो बड़ी बड़ी फिगर्स हैं हमारे मीडिया की, वो सारे दांतों में उंगलियां उन्होंने दे दी हैं कि यार ये किस तरह के लोग, मतलब के लियाकत और काबिलियत के लोग लेकर हमारे सामने आए हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। मैं यही कहूंगा जो आपने कहा कि हम जो है बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म का शिकार हो जाते हैं और हर चीज में हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारी किस्मत बदलने वाली है। और रेकोडेक के जब वहां पे पता चला जी वहां पे कुछ नेचुरल मिनरल्स हैं, सोना है, हमने कहा जी ये भी गेम चेंजर है। फिर बदीन में कोयला निकल आया, वो भी गेम चेंजर था। तो और फिर हम दुनिया से सीखना कुछ नहीं चाहते। हमारी जो मुनाजराना सलाहियतें हैं ना, जो पोलेमिकल स्किल्स हैं, वो कुछ और हो ना हो, वो बड़ी आला दर्जे की हैं। तो हम जो है मुनाजराबाजी में अपना कोई सानी नहीं रखते। ईस्ट पाकिस्तान का मुझे याद है कि जब लोगों ने कहा कि यार ये मुश्किल है इन दोनों हिस्सों का इकट्ठे रहना, तो हमारे एक बहुत बड़े आलिम फाजल आदमी थे, मुनाजराबाजी में बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा अमेरिका की भी तो दो रियासतें हैं जो अलहदा हैं उससे, अलास्का और हवाई। यानी वो दूर की कोड़ी ले आएंगे, अपने मसाइल पे गौर नहीं करेंगे कि भाई हम अमेरिका नहीं हैं, हमारे हालात और हैं, हमारे यहाँ जबानों का मसला है, वहां पे जबानों का मसला भी नहीं था, कल्चर्स का मसला भी नहीं था। तो हम ये अनफॉर्चुनेटली हमारा एक है मसला कि हम मुनाजराबाजी से जंग जीतने की कोशिश करते हैं। और हमारे तराने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। आपको याद होगा कि 65 के और फिर 71 के जो तराने थे, वो आप सुने तो लगता है कि पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत मुल्क की कोई नहीं है। एक तराना था, साढ़े सिर्फ 42 शेरा 540 मारे ने। तो ये जो है लफाजी, इस लफाजी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और सर यूरोप के एक मुल्क की, गालिबन हंगरी की एक प्रोवर्ब है कि अगर आपको एक शख्स कहे ना कि तुम नशे में हो तो उसकी परवाह ना करो, लेकिन अगर दो लोग कहें ना तो फिर थोड़ा सीरियसली लो, और अगर 3 लोग ये कह दें तो फिर जाके घर बैठ जाओ, जब तक नशा ना उतरे बाहर ना निकलो। तो हम जो है पूरी दुनिया भी अगर कह रही हो तो हम उसकी भी परवाह नहीं करते। तो इस चीज ने भी हमें बहुत खराब किया है। अच्छा सर ये बताइएगा कि हमारी जो तरजीहात हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, और ये जो हमने बनाया हुआ है ना अजली दुश्मन वाला कॉन्सेप्ट, इससे निकलने की जरूरत है और अपने हालात को असरे नौ देखने की जरूरत है। अब हमारे कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और रिटायर्ड एम्बेसडर ऐसे हैं जो हमें, जो आपने कहा जैसे, वो हर वक्त पर उम्मीद होते हैं, ऑप्टिमिज्म का इजहार करते हैं। ऑप्टिमिज्म अच्छी चीज है, लेकिन अगर उसकी कोई बुनियाद हो तो। अगर ऑप्टिमिज्म की कोई बुनियाद नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, तो वो फिर स्टुपिडिटी है, वो हमाकत है। तो इसमें मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में जो सोचने समझने वाले लोग हैं, उनको अपनी कोशिशें जो है वो तर्क नहीं करनी चाहिए, और जिस लेवल पे भी जो भी बेहतरी की गुंजाइश हो उसकी कोशिश जारी रखनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए जो मायूसी है ना, ये भी एक, यानी कि आप और हमारी तरफ से सच्ची बात है कि मायूसी भी, हम उसके अंदर भी ख्वाहिश मौजूद है कि यार हमारा मुल्क अच्छा और बेहतर हो। देखिए ना, तो ये इसको भी हमें एक आखिरी हमारी कोशिश ही समझे। हमारे दिल के अंदर यही है कि यार आज भी हम बदल जाएं, लेकिन उसके लिए कोई पॉजिटिव स्टेप तो कोई उठाए ना। आपको कहीं भी किसी भी तरफ से एक कदम भी उठता हुआ तब्दीली का नजर नहीं आएगा। जनाब आपने इंडिया के साथ रिलेशन देखें, अच्छे रिलेशन, हर किसी के साथ अच्छे रिलेशन। हमें ये जो दर्द है ना इस्लाम का और मुसलमानों का सारी दुनिया में हमने डाला हुआ है, और ईमान की बेस पर हमने खारजा पॉलिसी बनाई हुई है। इस्लाम फोबिया पिछले 4 साल इमरान न्याजी जो था वो उसको जो है इस्लाम फोबिया लेकर वर्ल्ड दुनिया में वो फिरता रहा, उसकी कंपेन लेकर। बात ये है, फलस्तीन का दर्द हमें हमेशा से हमने पाला हुआ है। तो जहाँ कहीं इस्लाम मुसलमान का मामला होता है, पाकिस्तानी सबसे आगे होते हैं। हालांकि 52 कंट्रीज मुसलमान और भी मौजूद है, आपको कहीं से भी ऐसी आवाज या इस तरह का शोर शराबा आपको नहीं मिलेगा।
तो बात ये है कि पैराडाइम शिफ्ट तो ये यार बड़ी दूर की बात है। हम चाहते हैं कि सिर्फ जस्ट भाई पहले कदम के तौर पे अपनी एक पहला कदम ही उठा लें, कोई पहली ख्वाहिश ही कर लें। आप तो इंडिया के साथ आपने मिसाल दी है कि पैराडाइम शिफ्ट करें। जनाब जरा तवज्जो फरमाएं कि हमारे यहाँ जो ताकतवर तरीन शख्सियत है वो हर दूसरे तीसरे दिन यूनाइटेड नेशन को कहती है हमें कश्मीर दो, ठीक है, वो जो है। तो हम आज भी हम कश्मीर को मांग रहे हैं इन इतने बुरे तरीन हालात में, जब पाकिस्तान की हर तरह अनस्टेबल है, पॉलिटिकली अनस्टेबल है, भीख मांग रहा है, डिफॉल्ट एक्चुअली डिफॉल्ट हो चुका हुआ है। लेकिन हमें आज भी कश्मीर चाहिए, और कश्मीर इंडिकेशन है कि हमने इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात, हमने अच्छे हमसाये के ताल्लुकात, और किसी तरह के भी ट्रेड, एजुकेशन, कल्चरल किसी तरह के होने नहीं देने कश्मीर का। इनफैक्ट मतलब ये होता है कश्मीर मांगने का। तो इसलिए मैं आपकी तवज्जो देखें कि जो पाकिस्तान के, अभी हम खारजा पॉलिसी पे बाद में चलते हैं, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त माशी हालत क्या है और उसका क्या कोई सलूशन सामने है जिससे हम उम्मीद बांधें। जनाब मुझे आप ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान की जो हालत है कि उसको जो है अपना एक साल में 10-12 बिलियन डॉलर जो हमारे से पास होते हैं उससे कहीं ओवर एंड अबव रीपेमेंट के लिए चाहिए होते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी है, ठीक है। एक्सपोर्ट से इंपोर्ट, एक्चुअल इंपोर्ट, नॉर्मल इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से 3 गुना ज्यादा हो चुकी है जी। अदरवाइज हमारी इकोनॉमी चल नहीं सकती। इस वक्त भी गला घूंटा हुआ है इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्शनें लगाने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है उसको स्लो डाउन कर दिया जाए, ठीक है, उसकी जीडीपी कम हो जाएगी जनाब। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि किसी भी तरीके, कोई भी आप फिगर्स और फैक्ट्स मेरे सामने रखते हैं कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से इस जो कर्जे वाला जो हालत है, डेफिसिट वाली जो हालत है, इससे किसी तरह निकल सकता है। थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होने की भी कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि हमारे पास कुछ सामने नहीं है। आप देख लें कि ये इस इंटरिम गवर्नमेंट को देख लें, इसने अभी सारे के वो कह रहे हैं जी हमारे ये तो मसाइल ही इतने ज्यादा हैं जो कि हमें तो पता ही नहीं था। मैं और डॉक्टर शमशाद साहिबा जो हैं उन्होंने कहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था इतने बुरे हालात हैं। यानी कि जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के पे रोल पर जो सो कॉल्ड टेक्नोक्रेट्स हैं उनको पाकिस्तान के हालात की इतनी खबर भी नहीं है कि पाकिस्तान के हालात एक्चुअल क्या हैं। ये हैं हमारे पास टेक्नोक्रेट सो कॉल्ड। तो बात ये है कि देखें कि आमदनी 2 चीजें होती हैं डेफिसिट होने, जब इंसान आप नुकसान पे जा रहे हो, ठीक है, तो आमदनी कम हो, खर्चे ज्यादा हो। अब पाकिस्तान के हैं खर्चे बेहद हिसाब, और उसको किसी भी जगह से, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, क्या आपको नजर आता है कि किसी जगह से भी रियासत जो है, स्टेट के और गवर्नेंस के जो अखराजात हैं उसको कम करने के लिए कोई एफर्ट हो, कहीं भी किसी भी शक्ल सूरत में आपको कोई नजर आती हो, वो कहीं मौजूद नहीं है। बल्कि मैं आज पढ़ रहा था, आज की न्यूज है कि इस्लामाबाद पुलिस के लिए उसको ये कोई कानून में बदल रहे हैं कि सारे पाकिस्तान में इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिस खुलेंगे ताकि इस्लामाबाद की पुलिस किसी को भी गिरफ्तार उसने करना हो तो फौरी तौर पर कर ले। आप अंदाजा लगाएं कि जैसे FIA के तमाम जगहों पे उनके अपने दफातर होते हैं, इसी तरह अब इस्लामाबाद पुलिस के भी होंगे। आप अंदाजा लगाएं इससे कितना बिलियंस का और खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। और ये हम कर क्या रहे हैं, रियासत को एक्सपेंड कर रहे हैं। और याद रखें जब रियासत एक्सपेंड होती है तो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक सिस्टम को नुकसान होता है। रियासत आज के दौर में रियासत को श्रिंक होना होता है ताकि अवाम को पावर मिल सके। यहां उल्टा है, अवाम को पावरलेस किया जा रहा है, पार्लियामेंट को पावरलेस किया जा रहा है, लोगों की लूली लंगड़ी इलेक्टेड लीडरशिप को उसको पावरलेस किया जाता है। तो और रियासत की पावर जो स्टेट की पावर है
उसको एक जन्नती कुव्वत दे दी गई है और वो हर जगह मौजूद है और उसने बड़ी रिप्रेसिव शक्ल वो अख्तियार करती चली जा रही है विदाउट डिलीवरिंग। देखिए हुकूमतें जो होती हैं ना वो एक तरफ डिलीवर करती हैं और दूसरी तरफ डिसिप्लिन करती हैं ना। आप सिर्फ डिसिप्लिन कर रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे। तो जनाब बात यह है कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात का मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि देखें कि कहते हैं जी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जो टेक्नोक्रेट्स माशाल्लाह हमारे प्रो एस्टेब्लिशमेंट के आते हैं वो कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़े तो फिर ये मसला हल हो सकता है। और भाई एक्सपोर्ट ने कहां से बनना है? आज भी हम तौलिए चादरें बेड शीटें बना के बेच रहे हैं। हम जब तक इंजीनियरिंग गुड्स जो हैं जब तक उसकी तरफ अपनी इंडस्ट्री को हम फोकस नहीं करेंगे उसकी डेवलपमेंट के लिए और जो जदीद साइंस तो इतनी टेक्नोलॉजी इस कदर बढ़ गई है खासतौर पे आईटी के आने के बाद वो जो शक्लें हो गई हैं इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो है इंजीनियरिंग हो गई है वहां हम जीरो हैं। तो जनाब हम तो जो बेसिक इंजीनियरिंग के काम है मैकेनिक्स के छोटी मोटी मोटरें पाकिस्तान में एक मोटर पानी की जो है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बनती। तो आपको याद होगा यहाँ पे एक जर्मन एम्बेसडर थे जिन्होंने एक दफा बड़ी हैरत का इजहार किया था कि इतने बड़े बड़े मिसाइल बनाने वाला मुल्क और एटम बम बनाने वाला मुल्क जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी की एक बाइसिकल क्यों नहीं बना सकता। और आपने सर डॉक्टर शमशाद की बात की, ये कोई अजनबी नहीं है, पहले स्टेट बैंक की गवर्नर रह चुकी हैं और ये हैरत की बात है कि वो भी ये कह रही हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि पाकिस्तान की मईशत के क्या हालात हैं। और सर मुझे याद पड़ता है 1980 के अशरे में कौमी असम्बली में एक मेंबर ने ये कहा था, बजट पे डिबेट हो रही थी, उसने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा पहलवान है जिसकी आमदनी 1 रुपया है और वो 80 पैसे का तेल लेके तो मालिश करता है, बाकी 20 पैसे से सारे घर का खर्चा चलाता है। तो ये लोग पॉइंट आउट करते रहे हैं और अमेरिका में पाकिस्तानी थिंक टैंकर हैं एक, उन्होंने एक दफा ये पॉइंट आउट किया कि मुझे एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने ये बताया कि अगर हम 60s में डिफेंस पर कम खर्च करते तो आज हमारी मईशत इतनी मजबूत होती कि जितना डिफेंस पे हम इस वक्त खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा अफोर्ड कर पाते। तो हमने कभी ये सोचा नहीं कि कौन सी चीज वायबल है, कौन सी चीज वायबल नहीं है। तो लफाजी में हम वाकई दुनिया में नंबर 1 है। एक लफाजी जो हमें अक्सर सुनने को मिलती है, टीवी लगाएं तो ये पता चलता है, हर रोज तकरीबन ये कहा जाता है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। तो भाई पाकिस्तान अगर पुरअमन मुल्क है तो फिर आपको हर वक्त ये बताने की जरूरत क्यों पेश आती है? नॉर्वे तो कभी ये हर रोज ऐलान नहीं करता, हर हफ्ते ऐलान नहीं करता कि नॉर्वे एक पुरअमन मुल्क है या स्वीडन एक पुरअमन मुल्क है। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। अब इसका क्या मतलब लिया जाए? अगर आप अमन चाहते हैं तो अमन चाहते हैं, इसको कमजोरी कौन करार देता है भाई? अमन के साथ आपकी कमिटमेंट पूरी हो तो कोई उसे कमजोरी नहीं करार देगा। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये हम यही के मुआशियात की मैं बात आपके सामने कर रहा था, बिल्कुल सही है कि ये हम एक अजीब ये जो लफाजी है इसमें पूरी कौम को हमने उसके अंदर ले गए हैं। और स्वाय इसका मतलब है कि चूंकि हम हमारे नीचे अब ग्राउंड कोई नहीं है और हम अपने आप को अब बेवकूफ बना रहे हैं, दुनिया को भी बेवकूफ बना रहे हैं और दुनिया तो अब कोई बेवकूफ बनने वाली नहीं है। पाकिस्तान को सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की इस वक्त हालत क्या है और ये पाकिस्तान क्या क्या करता रहा है। तो बात यह है कि हमें ये जो हमारी जो अब मैं बता रहा था कि पाकिस्तान की माशियात जो है कि उसे अब ठीक करने के लिए का कोई चारा नहीं है, कोई सूरत नहीं है, फौरी तौर पे कोई इमरजेंसी कैफियत के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। अब रियासत कर क्या रही है? रियासत ये कर रही है कि टैक्सेशन में इजाफा कर रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब उसकी शक्ल एक ऐसे हो गई है कि जैसे एक राहजन की होती है कि वो रास्ते में खड़ा आपकी जेबें टटोल के आपके वो बटवा निकाल लेता है, आपकी घड़ी उतार लेता है, आपका जो है मोबाइल छीन लेता है और मोटरसाइकिल पर भाग जाता है। अब पाकिस्तानी स्टेट की हालत ये हो गई है
कि उसने इतना ओवर टेक्स्ट कर दिया है मुल्क को और गरीब लोगों को, आवाम को। आवाम जो है एक तरह इन्फ्लेशन से मर रही है, महंगाई से मर रही है। देखें, ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है। डॉलर मजीद गिरता चला जाएगा, पेट्रोल बिजली की मजीद कीमतें बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है, महंगाई डबल ट्रिपल से मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, लोगों की आमदनियां खत्म होती चली जाएंगी, मुआशी एक्टिविटी जो है वो सुस्त होती होती वो बिल्कुल वो खत्म, तकरीबन एक सर्वाइवल के लेवल पे आ जाएगी। अब ये सारी खौफनाक सिचुएशन जो है कि हमारे पास अपने बजट को जरा बार भी उसको मुतनासिब करने के लिए हमारे पास कोई चीज, कोई तरीका नहीं है, कोई सामने हल सोल्यूशन नहीं रहा। ये मैं और आप नहीं कह रहे, हमारे माशाल्लाह इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, अप्रूव्ड इकोनॉमिस्ट, जो रियासत के अप्रूव्ड इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। गैर अप्रूव्ड को तो वो नजदीक नहीं लगने देते, ठीक है। तो जो पैराडाइम शिफ्ट की बात करती हैं, जो कुछ ऐसे इकदामात की को तजवीज करते हैं जिससे हम सचमुच हम बदल जाएं, वो तो दोबारा नहीं है। तो बात ये है कि ये तो हमारी माशी हालत है कि अब इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट जो है वो हम कैसे बदल सकती हैं। एक तो हम पीछे बहुत रह गए हैं। हम सच्ची बात है कि अगर आज के दौर में कोई 10 साल मुल्क अपने इकोनॉमी को खराब करता है तो वो 100 साल की इकोनॉमी के बराबर खराब कर चुका है। क्यों कि बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, वो उससे 90% ज्यादा स्पीड के साथ आगे जा चुके हैं। वर्ल्ड मार्केट, इकोनॉमी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, प्रोडक्शन लेवल जो हैं वो जा चुके हैं। हम किसी भी चीज का एक भी रॉ मटेरियल पाकिस्तान नहीं बनाता, नहीं बना सकता। आप जरा मार्केट किसी भी दुकान, किसी शोरूम में जाएं और देखें कि पाकिस्तानी मेड क्या कितनी चीजें हैं, और चाइना और जापान और इंडोनेशिया और मलेशिया फलां फलां में दुकानदार कहता है जी फलां की चीज मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि इन हालात के अंदर भी हमें हमारा जो मुक्तदरा है, जो हमारी रूलिंग एलीट है, जिसे हम प्यार से एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा का लफ्ज हमें बोलने की इजाजत नहीं है, तो जनाब वो बड़े दानिशमंद हैं, वो बहुत बड़े ब्रेन हैं। तो हमें बता दीजिए कि वो पाकिस्तान की इकानमी को दुरुस्त करने के लिए वो क्या करना चाहती हैं। हत्ता कि इनकी नहली नाकामी का अंदाजा लगाएं कि इन्होंने कहा है कि जो बिजली जो चोरी होती है, जो लाइन लॉसेस होते हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कितना अरसा हो गया है, कई साल, ये कोई नया तो चीज नहीं है। आज अचानक कौम को बेवकूफ बनाने के लिए, हालांकि ये उसकी वो वजह नहीं है, बिजली चोरी की वजह नहीं है जो आज इतनी ज्यादा प्राइसेस जंप मार रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि भाई वो भी तो एडमिनिस्ट्रेटर आप लोगों ने करना है ना, आप और मैंने तो बिजली चोरी से आम शहरी ने तो किसी बिजली चोरी से नहीं ना रोकना। तो बात ये है कि ये देखें कि बिजली को ये नहीं रोक सकते। अच्छा, हसारे में आपको पता है कि हमारे हसारे के जो डिपार्टमेंट हैं सारे के सारे, नेशनल इंडस्ट्री जितनी भी है, हमारे महकमे जितने भी हैं, रेलवे हसारे में, पीआईए हसारे में, स्टील मिल तो थी पुरानी, वो तो डंप हो चुकी है। तो सारे के सारे जो है, वापटा जो है वो हमारा हसारे में है, और कोई भी और जो सर्कुलर डेट जो है, एक साल में 2 ट्रिलियन का डेफिसिट है जनाब। अब अंदाजा लगाएं कि हम तो हमेशा अपने डिफेंस के अखराजात को रोते रहे हैं ना, वो 2 ट्रिलियन के तकरीबन हुआ करते, तो उससे कम हमें बताया जाता था। अब अंदाजा लगाएं कि डिफेंस स्पेंडिंग के इक्वल जो है सरकारी महकमे ऐसे हैं जो 2 ट्रिलियन जो रुपए हैं वो खा जाते हैं, वो डेफिसिट में जा रहे हैं, वो मकरूज हैं, और उनको हम अपने बजट से जो डेवलपमेंट में लगना चाहिए, जो आवाम की वेलबींग में लगना चाहिए, वो पैसा जो है वो हम इन पीआईए को दे रहे हैं, वो हम वापटा को दे रहे हैं, वो हम रेलवे को दे रहे हैं। तो बात, अच्छा, ये नाकामी किसकी नाकामी है? हमारी, मेरी और आपकी कोई नाकामी है? हुक्मरानों की नाकामी है ना जी, जो इस मुल्क को इसको चलाने वाले हैं उनकी है ना। इन महकमे जितने भी हसारे में जाने वाले महकमे हैं, इनके सरबराह हमेशा रिटायर्ड जनरल, मोस्टली रिटायर्ड जनरल रहे हैं।
लेकिन क्या आप उसको पूछ, आप क्या आप पूछ सकते हैं कि भाई ये सारे ये चीजें आप फंक्शनल क्यों नहीं हो रहे, आप एफिशिएंट क्यों नहीं बना रहे, फिर आप आते क्यों हैं? तो ये देखिए कि हसारे हम कम नहीं कर सकते 2 ट्रिलियन के, ठीक है। सर्कुलर डेट 2 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट वो हम उसको नहीं कम कर सकते, हमारे पास कोई सूरत ही नहीं है, कोई शक्ल ही नहीं है, सो कॉल्ड और इन्हीं के अपने। तो जनाब मान इसका मतलब ये, और ये हम जो कर्जे वापस करने हैं, तो और जो IMF की शदीद तरीन शर्तें हैं, ठीक है, वो हम तो हमारा दम उससे घुटा चला जा रहा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की इकोनॉमी का, और तो शायद पता नहीं अब पाकिस्तान के अवाम का। सच्ची बात है, मैंने 2-3 अभी चंद दिन पहले मैंने वीडियो क्लिप्स देखे हैं सोशल मीडिया पर, लोग सचमुच बड़े जेंटलमैन किस्म के लोग स्ट्रीट पे कह रहे हैं कि आज रात में भूखा सोया था। ये हालत है पाकिस्तान की, लोग भूख से मरेंगे चंद दिनों बाद, चंद महीनों बाद। तो जनाब ये इस मुल्क की, मुझे आप बताएं, मैं उम्मीद की रोशनी, हम लोग जो था, हम इस मुल्क को, यार हमारे अंदर आप समझ नहीं सकते कितना तूफान है इस मुल्क को खुशहाल देखने का, इस मुल्क को तरक्की करते हुए देखने का। जो हमें, जब हम ये तनकीद करते हैं तो जनाबे मन हमें जो है, हमें गद्दारी के एंटी स्टेट कहते हैं कि आप ये जो तनकीद करते हैं अपने मुल्क पर, उसको हमें डाल दिया जाता है कि हम एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम एंटी स्टेट लोग हैं। अब अगर सोचने समझने वाले इंतहाई सिंसियर लोगों को आप अपनी सब आला एजुकेटेड क्लास को, जिन्होंने कभी मक्खी भी नहीं मारी, कभी एक पैसे की रिश्वत नहीं ली, कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, एक आला तरीन ब्रेन जो है, उन पे आपने जनाब FIA के खाते खोल रखे हैं। इनको पकड़ दकड़ इनको कर लो, कहो कि ये मुल्क के साथ ये दुश्मनी कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये सब कुछ हो रहा है, तो हम किधर जाएं, क्या करें, हम कहां से उम्मीद लेकर आए? मैं और पाकिस्तानियों को, या आप पाकिस्तानियों को कहां से खुशखबरी सुनाएं कि भाई ये हमारा मुल्क जो है ना, बस ये देखें, ये जो है ना हमारे, ये जो सारे के सारे हमारा मीडिया जो है और हमारे हुक्मरान जो हैं, जो कंट्रोलर्स हैं हमारे, वो हर वक्त ये सबस बाग पता क्यों दिखाते हैं? वो उनके लिए ये मुनासिब है सबक बाग दिखाना, क्योंकि वो तो पावर को एंजॉय कर रहे हैं, प्रिविलेजेस को वो एंजॉय कर रहे हैं। वो मतलब कि 50 करोड़ की गाड़ियां आगे पीछे होती हैं और वो चल रहे होते हैं। तो यार उनके लिए तो पाकिस्तान में अपना हर तरफ सबज ही सबज है, ठीक है जी। आपने प्राइम मिनिस्टर की अभी गुफ्तगू सुनी थी ना जी। वो नहीं कौन सी महंगाई है, कौन सा कोई इतना तो ज्यादा नहीं हुआ, ये तो कोई नहीं है, ये तो बस लोगों ने इलेक्शन लड़ना है तो इसको इशू बना रहे हैं, ये अंदाजा लगाएं, ठीक है। तो पाकिस्तान के जो ताकतवर तबके हैं वो हमेशा खुद को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन उनके लिए तो वाकई पाकिस्तान जो है वो अभी भी आज भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका तो बिगड़ा कुछ नहीं है। सही। उनकी जात को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो वहीं के वहीं है। अब जनाब गरीब तो मर ही गया है और शायद मर रहा है। आप और मैं जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, अब हमारी बारी है, अब हमें डेंट पड़ने शुरू हो गए हैं, ठीक है जी। अर्शद साहब, आपने जो बात की ना जी कि हम पूरी दुनिया की जो ओपिनियन है हमारे बारे में उसको कोई अहमियत नहीं देते, मुझे याद आता है कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी हिलरी क्लिंटन, उन्होंने इस्लामाबाद में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की मिसाल उस बंदे जैसी है जो अपने पिछवाड़े में सांप पालता है और फिर ये तवक्को रखता है कि ये सिर्फ हमसायों को काटेंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे। तो इसके बावजूद हमने कभी अपनी पॉलिसीज का तनकीदी जायजा नहीं लिया। और जहां तक मईशत की बात है तो मेरा ख्याल है कि हमें डॉक्टर कैसर बंगाली जैसे इकोनॉमिस्ट की जरूरत है जो कड़वा सच बोलने की सलाहियत रखते हैं, जो मीठी मीठी बातें करते हैं। वो इकोनॉमिस्ट हमारे मसाइल हल नहीं कर सकते। और सर, हमें जो हमारा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको कम करना होगा, उसको खत्म करना होगा। हमारे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको जो मराहत मिलती हैं, जो सियासतदानों को, साबिक MNAs को, MPAs को जो मराहत मिलती हैं, उस पर असर नौ गौर करना होगा। और आपको याद होगा कि सेनेटर फरतुल्लाह बाबर ने सेनेट में गालबन 2017 में एक क्वेश्चन डाला था
कि हमें बताया जाए जो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स रिटायर होते हैं उनको रिटायरमेंट के वक्त क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो आज आप देख लीजिए कि 7-8 साल हो गए हैं, उसका जवाब अब तक नहीं आया, वरना रूटीन में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनका 2 हफ्ते में जवाब आ जाता है। तो एनी कंक्लूडिंग थॉट्स बिफोर वी क्लोज द शो? हमें काउंटर करना चाहिए इस मुल्क में जो सबक फिर दिखाए जा रहे हैं, और चंद एक ऐसी फिगर्स को दिखाया जाता है। पता क्या कहा जा रहा है, 75 बिलियन डॉलर के 75-100 बिलियन डॉलर के मादनियात हैं पाकिस्तान के अंदर। अब वो कब निकलेंगे, कब आएंगे, क्या अच्छा इन लोगों को ये भी नहीं पता। अब अच्छा इस तरह के फिगर्स दे के फिर अभी कहा जा रहा है कि इतने 100 बिलियन डॉलर की ना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होने वाली है अगले चंद थोड़ी देर में। अब ये इस तरह के ये जो है जो फूल्स बनाया जा रहा है, ये फूल्स बना रहे हैं ये लोग। तो बात ये है कि हमें, मेरा ख्याल है कि मैं तो अपनी इस मायूसी को भी कंस्ट्रक्टिव ही समझता हूं। मैं तो ये कि यार लोगों आओ मिलके इस पाकिस्तान को, अब हमें जो है पुराने पाकिस्तान को है, पुराने पाकिस्तान की जो पॉलिसियां हैं उसको हम दफन करें, उन रास्तों को छोड़ दें जिसने जिन रास्तों ने हमें बर्बाद किया है, उन पॉलिसियों को, उस एटीट्यूड को जिसने हमें बर्बाद किया है, हम उससे बाज आ जाएं, ठीक है, और उस तरह चलें जैसे दुनिया चलती है। ये मुझे बताएं कि जो जिन मुल्कों ने तरक्की की है क्या वो हमारे जैसे हम चल रहे हैं, क्या वो वैसे चलते हैं? कतई तौर पे चाइना, हमने कश्मीर आज भी कश्मीर की बकवास की चले जा रहे हैं। चाइना ने कभी ताइवान की बकवास की है? आज भी वो उसके साथ ट्रेड करता है, आज भी उसके साथ हर तरह के दूसरे रिलेशन है। तो ये है कि जिस मुल्क ने, जब आपने तरक्की करनी हो, जब आपने, तो फिर आपको बदलना होगा प्लीज। आपको ये मजहबी शिद्दत पसंदी, मैंने अभी गया था अपने शहर, तो जनाब देखा कि जो मतलब कि वो जो नई पार्टी नहीं बनाई गई थी और जो धरने भी आके माशाल्लाह दिया करते हैं और नोट भी जिनको दिए गए थे, पूरे शहर, जी पूरे शहर में उसके बैनर लगे हुए हैं। मतलब ये हुआ कि अगले इलेक्शन के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। क्या हम इस तरह की शिद्दत पसंद तंजीमों को ए ग्रेड पॉलिटिकल पार्टियां बना के अवाम में पेश करेंगे तो क्या इस मुल्क के हालात बदल जाएंगे? मतलब कि यार कहीं खुदा का वास्ता है कि कहीं तो हो। लेकिन आज मैं आपको कंक्लूड यूं करता हूं कि अनफॉर्चुनेटली मैं क्यों मायूस हुआ हूं, या हम सब, आप भी मायूस अंदर से, तो आप हर कोई मायूस है कि ये जो आया था 1.5 साल पहले, हमें खबर दी गई थी, न्यूज दी गई थी हमारे अपने ही आर्मी चीफ ने, साबका ने, कि हमने फैसला किया है कि आज के बाद हम पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। हमें ये बताया गया कि इसमें तमाम कंसेंसस है पूरी हमारी पाक आर्मी में और उनके अफसरान में, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आपने उस पर एक दिन भी अमल होते देखा है? हम सब कुछ हमारे सामने है, ये हकीकतें जो आज हो रहा है। इसमें बहुत से लोग ये कहेंगे कि जब बाजवा साहब ने ये कहा तो इमरान खान ने बजाय इसका खैर मकदम करने के, इसको वेलकम करने के, आर्मी लीडरशिप पे इल्जामात लगाना शुरू कर दिए कि ये न्यूट्रल तो जानवर होता है, ये न्यूट्रल तो अल्लाह ने इजाजत नहीं दी आपको। तो क्या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं थी अगर वो इसको वेलकम करते हो, कहते हैं जी थैंक यू वेरी मच, वी अप्रिशिएट दिस डिसीजन ऑफ योर्स, और हम अपनी सियासत अपने तरीके से करेंगे, आप उसमें दखल अंदाजी ना करें? कितना अच्छा होता ये हो जाता तो। बिल्कुल ये आइडियल सिचुएशन होती, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं। मुसीबत ये बिल्कुल सही है कि ये देखें कि एक तरफ हमें कोई थोड़ी सी कोई रोशनी मिलती है तो दूसरी पार्टी जो आती है वो उसे बर्बाद कर देती है। उस अपॉर्चुनिटी को लेने के बजाय वो अपॉर्चुनिस्ट हो जाते हैं। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो जो है वो भी कोई दानिशमंद पॉलिटिकल लीडरशिप कभी भी नहीं रही। वो ज्यादा, वो आवाम दोस्त होने की बजाय वो ज्यादातर वो अपॉर्चुनिस्ट है।
मौका परस्त लोग हैं, वो अपने मफाद को देखते हैं और अपनी कुर्सियों को लिए जो है वो लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको अपनी कुर्सी और अपने जाती मफादात की जो ऐशो इशरत है वो उसको तरजीह दे देते हैं मुल्क के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की बजाय। तो वो एक मोमेंट था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि हमारे जो ये जो है जो पाकिस्तान के ज़ाहिर है कि सबसे बड़े वही मुहाफ़िज़ है और पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ उन्हीं के ज़िम्मे है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो जो है वो अपनी बात पे फिर भी उन्हें कायम रहना चाहिए था। आइडियल सिचुएशन, अगर एक पार्टी देखे ना, एक पार्टी बेवकूफ़ी करती है तो दूसरी तो ना करे। तो हम जो हैं वो आगे से जवाब आता कि जनाब अपने मामलात को अब आप खुद संभालें, जो हमारी आईनी कानूनी जिम्मेदारियां हम संभालती हैं, ये इस मुल्क को ना अब आप लोग, अब अवाम जो हैं वो इस मुल्क को संभालें, इसके इश्यूज को, इसके मसाइल को, और हम मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ। तो एनीवे बात ये है कि हमारे पास अब कुछ है, कोई ऑन द ग्राउंड ऑन द पेपर भी कुछ नहीं है पाकिस्तान की मुस्तकबल करीब में कि पाकिस्तान जो है कुछ बेहतरी की शक्ल इख्तियार कर जाए। तो फिर अगर कहते हैं उम्मीद कहाँ से लाएं, आप कोई तब्दीली कोई कहीं आप देख पाए तो मुझे बता दें। तालीमी निज़ाम को हमने बर्बाद किया हुआ है, क्या उससे बड़े इंजीनियर पैदा हो सकते हैं, क्या बड़े टेक्नीशियन पैदा हो सकते हैं, साइंसदान पैदा हो सकते हैं। हमने तालीम को जब भी रिफॉर्म करने की बात करते हैं तो उसमें इस्लाम और डाल देते हैं, उसमें हुब्बुल वतनी और डाल देते हैं। पाकिस्तान का जो MA पास है वो किसी भी तरक्की, इंडिया का भी वो मैट्रिक पास के बराबर भी नहीं है। इंडिया का मैट्रिक जो है हमारे मास्टर डिग्री के से ज्यादा वो जो है नौजवान जो होगा वो ज्यादा सलाहियत रखता होगा। आपने सर बात की पॉलिटिकल लीडरशिप की, तो वाकई पिछले 4 साल पहले की ये बात है कि पहली दफा ये हुआ था कि मिलिट्री लीडरशिप ने इंडिया से अमन की बात की और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान की मर्जी से जो इतलात हैं इंडिया के साथ एक डील नेगोशिएट की कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ आएंगे और वो यहाँ पे एक ऐलान करेंगे कि स्पोर्ट्स रिलेशंस और ट्रेड रिलेशंस बहाल हो जाएंगे। लेकिन खबरें ये हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब उस वक्त के जो थे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने इमरान खान के कान में कहा कि अगर ये हो गया तो लोग हमें गद्दार कहेंगे और हमें वोट नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है कि पहली दफा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई थी मईशत को संभालने की, अपने मुल्क को बेहतर बनाने की, और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने वो जाय कर दी। सो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े कम नोटिस पे मुझे टाइम दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल। चलें, बहुत शुक्रिया जी। बस मैं आखिरी ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो ताकतवर हल्के हैं वो हमारी मायूसी को या हम जैसे लोगों की तनकीद को पर गुस्सा ना किया करें, उनको बुरा ना मनाएं। ये इससे ज्यादा हुब्बुल वतनी और कोई नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल सही, थैंक यू।